जय हिंद साथियों। मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक वाली सर में। हम रेलवे ग्रुप डी की जो हमारी परीक्षा 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ग्रुप डी के जो जीके हैं उसके 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हमने यहाँ से एक प्रैक्टिस सेट अपना लगा लिया है और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। जो आपका दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसका पहला ही सवाल है आपका, देख लीजिए। 20 क्वेश्चन है आपके, तो 61 से स्टार्ट है। तो पहला सवाल है इसका कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी चोल। यहाँ से आपको बताना है। तो देख लीजिए इस सवाल का आंसर जो होगा आपका कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका गुप्त वंश है उसे क्या माना जाता है, आप बताओगे हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। बात की जाए गुप्त वंश की तो इसकी स्थापना किसने की थी, आप बताओगे श्रीगुप्त ने की थी। और श्रीगुप्त ने कब से कब तक राज्य किया था, तो आप बताओगे 240 से 280 ईस्वी तक इसने राज्य था। अब देख लीजिए आगे की अगर बात की जाए तो अगर गुप्त वंश के जो हमारे प्रमुख शासक थे उनके नाम लिए जाएं तो कौन कौन थे, आप बताओगे। चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त था। ये जो थे हमारे प्रथम मतलब प्रथम नहीं, प्रमुख जो थे इसके सम्राट थे, किसके, गुप्त वंश के। ठीक है। और गुप्त वंश को क्या कहा जाता है, आप बताओगे। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे अगर बात की जाए तो हरिसेन थे। ठीक है। और यहाँ से अगर बात की जाए कि चीनी यात्री जो फाह्यान आया था वो भी गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। अब देख लीजिए एक और थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट भी इसी गुप्त साम्राज्य के कवि थे। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, सवाल है आपका, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है। अजमेर, जोधपुर, जयपुर या कोटा। तो यहाँ से आपको बताना है कि कहाँ पे स्थित है। तो आप बताओगे ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी जयपुर है, यहाँ पर आपका हवा महल स्थित है। क्या, जयपुर। जयपुर को हम क्या कहते हैं, तो आप बताओगे गुलाबी शहर भी कहते हैं। ठीक है। और जो ये हमारा हवा महल है, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1798 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। बात की जाए कि ये किस किस चीज़ से बना है, तो ये चूने से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब देख लीजिए बात की जाए अगले। ठीक है। और यहाँ से अगर इसकी हवा महल की खिड़कियों की बात की जाए तो इसमें 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियाँ हैं, इसमें 953। ठीक है। अब बात की जाए जो आपका 63 नंबर का सवाल है कि छत्रपति संभाजी जिनका शासनकाल 1680 से 1688 तक रहा, किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए मराठा, नंदा, हर्यका या मौर्य। तो आपको बताना है कि 63 सवाल का आंसर क्या था। तो यहाँ से जो छत्रपति संभाजी थे ये कौन थे, आप बताओगे मराठा थे। क्या थे ये, मराठा थे। ठीक है। तो ये बात की जाए कौन थे, तो ये जो मतलब संभाजी थे ये मराठा सम्राट जो थे छत्रपति शिवाजी उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो यहाँ से जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या सुखदेव। तो देख लीजिए ये जो था आपका इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा आपका दिया था भगत सिंह ने। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन है, सी सही है। बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और बाल गंगाधर तिलक के नारे की अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर बात की जाए यहाँ से, अब देख लीजिए ये किसका था हमारा, तो आप बताओगे भगत सिंह का था। बात की जाए 65वें नंबर के सवाल की तो सवाल है 65वां आपका कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ से अगर शांति निकेतन की बात की जाए तो गुरु रामदास, महाराणा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या ब्रिटिश सरकार। तो जो शांति निकेतन है 65वें सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए अगर बात की जाए शांति निकेतन के निर्माण की तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। और ये किया कहाँ था, तो आप बताओगे ये किया गया था शांति निकेतन जो किया गया था ये पश्चिम बंगाल में किया गया था। किसमें, पश्चिम बंगाल में। अब देख लीजिए अगला सवाल जो है 66 नंबर का, निम्नलिखित में से खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। अच्छा, ये राज्य सूची की बात की जा रही है कि कोई एक चीज़ क्या है यहाँ से, भूमि, वायु सेवा, शराब या पुलिस, इनमें से क्या है
कि एक को छोड़कर क्या है, अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। तो देख लीजिए, जो अगर बात की जाए 66वें सवाल की कि कौन है, ठीक है, तो आप बताओगे कि 66वें सवाल में कौन सा है जो राज्य सूची का भाग नहीं है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, वायु सेवा। ठीक है, तो संविधान की कौन सी सूची है जिसमें 3 सूचियां बटी हुई हैं, तो आप बताओगे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसे 3 भागों में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 3 रूपों से मतलब इसे वितरित किया गया है। अगर बात की जाए संघ सूची की, तो संघ सूची में जो मूलतः विषय थे वो थे 97 मतलब 97, और बात की जाए वर्तमान की तो अब इसमें 100 विषय हैं। बात की जाए राज्य सूची की, तो इसमें पहले 61 विषय थे, जो वो सॉरी मूलतः 66 विषय थे, मगर अब वर्तमान में इसके पास कितने विषय हैं, तो आप बताओगे 61 विषय है। और समवर्ती सूची की अगर बात की जाए तो मूलतः 47 विषय इसमें रखे गए थे, मगर जो वर्तमान में चल रहे हैं वो 52 विषय चल रहे हैं। बात की जाए रेलगाड़ी, वायुमार्ग, वायुयान एवं वायुचालन, ये संघ सूची के विषय हैं। किसके, आप बताओगे संघ सूची के। जबकि भूमि, शराब व पुलिस व्यवस्था ये राज्य सूची के विषय हैं। तो देख लीजिए यहाँ कौन कौन था, पुलिस था, भूमि था और शराब था, तो ये राज्य सूची के हैं। और वायुयान जो है ये हमारा, या वायु सेवा जो है ये किसका है, तो आप बताओगे संघ सूची का विषय है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 67 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, 67वां सवाल। ठीक है, तो सवाल है 67वां कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। आप बताओगे किसमें है, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 67वां सवाल है आपका, इसका आंसर कौन है, तो आप बताओगे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, बंधुआ मजदूरी किसका है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का है। ठीक है, तो किस उसमें है ये, तो आप बताओगे ये आपका जो 23वां अनुच्छेद है उसके अंतर्गत ये क्या आती है, आपकी बंधुआ मजदूरी आती है, और यही बाल श्रम पर रोकता है। ठीक है, यही बाल श्रम को रोकता है। अब देख लीजिए, जो अगला सवाल है आपका 68वां सवाल है, 68वां के इनमें से कौन सी एक भाषा भारतीय भाषा नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ से कौन, सिंधी, सिख, कन्नड़ या कोंकणी। तो जो हमारे बात की जाए भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, तो उनमें 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं दी गई हैं, तो आप बताओगे असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ठीक है, और ये देख लीजिए ये भाषाएं थी आपकी। और इसके बाद जो 14 भाषाओं के बाद जो 15वीं जुड़ी थी वो सिंधी जुड़ी थी। उसके बाद जुड़ा था नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोकड़ी जुड़ी थी। फिर बोडमास जुड़ गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ से देख लीजिए आपकी किस भाषा का जिक्र नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिख भाषा का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, पंजाबी भाषा का तो हुआ है मगर सिख का नहीं हुआ है। तो कौन नहीं है, आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि 68 का सिख नहीं है। 68वें सवाल का आंसर क्या है आपका, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी 68वें सवाल का आंसर है। अब देख लीजिए, जो 69वां सवाल है कि किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। उपग्रह बताने हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के, पृथ्वी के, वरुण के या शनि के। तो यहाँ से आपको बताना है जो आपका ये 69 नंबर का सवाल है, इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए, जो 69वां सवाल है आपका, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो 69वें नंबर का सवाल है आपका, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, किसके, शनि के। आप बताओगे किसके हैं, शनि के हैं। ठीक है, बात की जाए कि हाल ही में शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है। तो शनि को बृहस्पति के कितने, एक कम 80 ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बना दिया है। ठीक है, अब शनि के सबसे ज़्यादा हैं, अब शनि के सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि शनि के अभी 20 उपग्रहों की खोज और की गई है। अब देख लीजिए अगला जो 70वां सवाल है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, क्यों। ऑप्शन ए है सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है, जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है। ऑप्शन सी है चूंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहला होता है। ऑप्शन डी है सूर्य की किरणें समुद्र तल में जल से अपरिवर्तित होकर जापान में सूर्योदय का अत्यधिक सुंदर बना देती है। तो जो आपका 17वां सवाल है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जापान सबसे पूर्व में स्थित है। देख लीजिए, जापान जो है एक ऐसा देश है जो आपका 4 द्वीपों से मिलकर बना है। कौन कौन से द्वीप हैं, पहला द्वीप है आपका होक्काइडो, दूसरा है आपका होन्शु, तीसरा है आपका क्यूशु और एक है आपका शिकोशु। ठीक है, तो जो आपकी ये जापान की राजधानी है टोक्यो, आपके किस द्वीप पर स्थित है, आप बताओगे होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान की जो सांस्कृतिक राजधानी है क्योटो, ये भी आपके किस पर द्वीप पर स्थित है, तो आप बताओगे होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। तो जापान जो है देख लीजिए, जापान हमारी जो पृथ्वी या ग्लोब है
उसका सबसे पूर्वी मतलब ऐसा मान लिया पूर्वी स्थल है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्व में अगर मानव द्वारा स्थल की बात की जाए, पूर्व में अगर मानव स्थल की बात की जाए तो आप बताओगे कौन है, जापान ही है। ठीक है, कौन है आपका, तो आप बताओगे जापान ही है। या ऐसा ऐसा कह दो कि सबसे पूर्व में स्थित मानव युक्त भूमि कौन है, तो आप बताओगे कौन है, जापान है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जापान को उगते सूर्य का देश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पूर्व में स्थित है। तो जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहले इसी में ही निकलता है। ठीक है, अब देख लीजिए जो 71 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 71वां कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डा। इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो आपका 71वें नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या होगा। यहाँ से देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो आपका लेह हवाई अड्डा है वो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। 71वें सवाल का आंसर अगर बात की जाए तो कौन है आपका, आप बताओगे लेह हवाई अड्डा। ठीक है, लेह हवाई अड्डा जो है ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जो विश्व की अगर बात की जाए, जो विश्व का भी क्या है, सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है। यो विश्व का भी कितना, सबसे ऊंचा। ठीक है, यह समुद्री तल से अगर इसकी बात की जाए तो 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, कितने पर, आप बताओगे 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसे कुशोक बकुला रिम्पोच नाम से भी जाना जाता है। किससे, कुशोक बकुला रिम्पोच, इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना इस बात का। आप देख लीजिए जो 72वां सवाल है आपका, वो आपके सामने सवाल है तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? बैंकिंग, विनिर्माण, वानिकी या खनन। आपका जो 72 नंबर का सवाल है उसका आंसर बताइए। तो देख लीजिए जो 72 नंबर का आपका सवाल है उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है, तो आप बताओगे जो आपका बैंकिंग है वो तृतीय क्षेत्र में शामिल है। अब देख लीजिए जो 73 नंबर का सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? आप बताओगे बीमा कारोबार को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई, आईडीबीआई, सेबी या आईआरडीए। ठीक है, यहाँ से आपको 73वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आईआरडीए, ये जो है आपका भारत में बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। इरडा, ठीक है, इरडा होता क्या है आपका, तो आप बताओगे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, आप बताओगे इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1999 में हुई थी। किसमें, 1999 में। अब देख लीजिए जो अगला 74 नंबर का सवाल है आपका, तो सवाल है 74वां, यहाँ से देखिए सवाल है आपका 74वां कि किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला ऊर्ध्वाधर बल को क्या कहते हैं? झटका, उछाल, आर्कमिडल बल या गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध बल। यहाँ से आपको बताना है 74 नंबर के सवाल का आंसर। तो देख लीजिए जो 74 नंबर का आंसर है आपका, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं उसे हम, तो आप बताओगे उछाल कहते हैं। क्या कहते हैं, 74 नंबर के सवाल को उछाल कहते हैं। अगला 75वां नंबर का सवाल है कि एनीमोमीटर किसका माप करता है? प्रकाश की गति का, वायु की गति का, धारा की गति का या उपग्रह की गति का। तो एनीमोमीटर की बात की जा रही है। तो देख लीजिए जो आपका एनीमोमीटर होता है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी वायु की गति की माप करता है एनीमोमीटर। 75 नंबर सवाल का आंसर क्या हो गया, तो आप बताओगे एनीमोमीटर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका वायु की गति मापने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देख लीजिए बात की जा रही है 76वें नंबर के सवाल की कि NaHCO3 का रासायनिक सूत्र, मतलब ये किसका रासायनिक सूत्र है? आप बताओगे बोरेक्स का, सिरसे का, चूना का या बेकिंग सोडा का। तो यहाँ से 76वें नंबर के सवाल का आंसर अगर आप देखोगे तो ये किसका है, आप बताओगे ये आपका NaHCO3 किसका है, तो आप बताओगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब देख लीजिए 77वां सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है? अग्नाशय से, गुर्दा से, गोल ब्लेडर से या यकृत से। आपको बताना है 77वें नंबर के सवाल का आंसर। तो देख लीजिए यहाँ से बात की जाए तो इंसुलिन किससे हमारा स्त्राव करता है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए, किससे, अग्नाशय से इंसुलिन स्त्राव करता है। ठीक है, अब देख लीजिए जो 78वें नंबर का सवाल है कि वर्ण आंध्र व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? काले और पीले में, लाल और हरे में, पीले और सफ़ेद में, हरे और नीले में। तो यहाँ से आपको बताना है जो आपका 78 नंबर का सवाल है, तो वर्ण आंध्र जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे हम, तो ये कौन से में होता है, तो ये लाल और हरे में
पहचान नहीं कर पाता। किसमें? लाल और हरे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 79 नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि लेज़र का आविष्कार किसने किया है? विलियम फ्रीज ग्रीन ने, आर्थर फ्रॉय ने, गोल्ड ने या ओटो वान ग्यूरिक। आपको बताना कि इनमें से किसने लेज़र का मतलब आविष्कार किया। तो देख लीजिए जो आपका 79 नंबर का सवाल है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। किसका? ऑप्शन नंबर सी। कौन है? गॉर्डन गोल्ड। ठीक है, जो आपका 79 नंबर का सवाल है इसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी। कौन है ये? गॉर्डन गोल्ड। अब देख लीजिए जो 80 नंबर का सवाल है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताओगे एंटोनी यूवेनहुक, बेलारूस, ह्यूगो डी राइश या रॉबर्ट ब्राउन। इनमें से चारों में से बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जो 80वें नंबर का सवाल है। तो देख लीजिए बात की जाए बैक्टीरिया की खोज की तो ये ऑप्शन नंबर ए एंटोनी लिवेनहुक ने की थी। इसकी मतलब किसकी? बैक्टीरिया की खोज। किसकी? बैक्टीरिया की खोज कब की थी? तो आप बताओगे जो लियोनहुक थे, लियोनहुक, इन्होंने 1676 ईस्वी में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा इन जीवाणुओं को देखा था। एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा कब? 1676 ईस्वी में देखा था। ठीक है, और बात की जाए कि 1864 में लुई पास्चर ने इन जीवाणुओं से जो रोग फैलता था उसे बताया था। किसने? लुई पास्चर ने। ठीक है, कब बताया था? 1864 में। मगर इसकी खोज किसने की थी? तो आप बताओगे लियोनहुक ने। कब की थी? तो आप बताओगे 1676 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो देख लीजिए आपके 20 क्वेश्चन थे। यहाँ से आपको बताना है कि इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।